अपने गुरु प्लेटो की तरह अरस्तु भी एक महान दार्शनिक एवं राजनीतिज्ञ था, जिसने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अर्जुन के जीवन पर प्रकाश डालने वाले हैं। इससे पहले हमने प्लेटो के जीवन पर प्रकाश डाला था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम अपने चर्चा वाला टॉपिक पे चलते हैं। प्लेटो का शिष्य अरस्तु केवल राजनीतिक विज्ञान का ही पिता नहीं है, बल्कि वे ऐसे कई विज्ञानों के पिता हैं। चलिए हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि अरस्तु और किन किन विषयों और विज्ञानों के पिता कहे जाते हैं। लाइसियम का संस्थापक अरस्तु को ही कहा जाता है। राजनीति शास्त्र का पिता अरस्तु, राजनीति विज्ञान का पिता भी अरस्तु ही कहे जाते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि के जनक अरस्तु, विज्ञानवाद का जनक अरस्तु, संविधानवाद का जनक अरस्तु, विधि के समझ का जनक, माफ करिएगा, विधि के शासन का जनक अरस्तु, सीमित शासन और विकासवाद का जनक अरस्तु, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक शासन का जनक इन्हीं को कहा जाता है। संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण और जीव विज्ञान का पिता। इसी तरह ये अनेक विज्ञानों के पिता कहे जाने वाले कौन है, तो यह एक महान दार्शनिक और राजनीतिक अरस्तु ही है। अरस्तु के बारे में कुछ विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, थोड़ा उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे जॉर्ज कैटलिन ने बोला था कि अरस्तु विद्या का महानतम सर्वज्ञानी है, और वही दांते कहते हैं कि अरस्तु विद्वानों का गुरु है। ठीक है, पोस्टर कहते हैं कि अरस्तु के समान मानव इतिहास में कोई दूसरा बौद्धिक उच्चता से संपन्न व्यक्ति नहीं है। तो ये थे अनेक ऐसे विद्वानों ने अरस्तु को कहा था। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं और हम अरस्तु के जीवन की ओर चलते हैं। देखिए, अरस्तु के जीवन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा हम इसके इतिहास में चलते हैं, अर्थात अरस्तु के पहले क्या था उस पर चलते हैं। देखिए, ये सब जो शुरुआत होती है राजनीति की या फिर दर्शन की, तो हालांकि बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन जो अरस्तु का जीवन जुड़ा है वो सुकरात के यहाँ से लेकर चलता है। देखिए, पहले एक दार्शनिक सुकरात हुआ जो कि लोगों को उस परंपरा या अंधविश्वासों की ओर से दूर लेके जाने लगा कि राज्य ही सब कुछ है। तो ऐसा वो राज्य ने उसको राजद्रोह कर करके उसको दोषी ठहरा दिया और उसको एक जहर दे करके मार डाला गया। ठीक है, और मरते मरते सुकरात ने ये कहा, किसी ने उससे पूछा कि आप ये विष क्यों पी रहे हो, आप तो सही हो, आप क्यों जानबूझ के अपनी मौत को गले लगा रहे हो। तो सुकरात ने बोला कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा और मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मृत्यु क्या होती है। और ऐसे ही एक महान दार्शनिक को लोग जहर देकर के मार डालते हैं। और सुकरात से चूंकि प्लेटो इतना प्रभावित था कि उसने सुकरात को अपना आदर्श मानते हुए वो सुकरात के मर जाने के बाद वो इतना आहत हुआ था कि वो कुछ करने के कंडीशन में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को संभाला और सुकरात के सारे विचारों को उसने लिखित रूप में रख डाला। इसी पे मैक्सी बोलते हैं कि सुकरात प्लेटो में पुनः जीवित हो गया। ठीक है, उसी आधार पे जैसे हुआ था तो प्लेटो भी अपना देश को, यूनान को छोड़ के भाग गए थे सुकरात को मर जाने के बाद। उसी तरह जब अरस्तु का समय आता है तो अरस्तु के काल में भी ऐसे ही घटनाएं घटने लगती है। अरस्तु को भी लोग देशद्रोही का नाम देने लगे और उसके बाद अरस्तु को भी जहर देने का कोशिश किए। ठीक है, लेकिन अरस्तु एथेंस से भाग गया और भागते हुए अरस्तु ने ये बोला था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि एक बार उन्होंने सुकरात को जहर देकर के मार डाला। तो अरस्तु का भी कहने का मतलब यही था कि मैं उनको अब दोबारा मौका नहीं दूंगा कि वे दर्शन को मार डाले, अर्थात वहां से अरस्तु भाग निकलता है। सुकरात को भी लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से भाग जाइए, लेकिन सुकरात नहीं भागता है, लेकिन अरस्तु क्या करता है कि वहां से भाग निकलता है। चलिए अब हम चलते हैं अरस्तु के जीवन की ओर। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में एथेंस से 200 मील की दूरी पर उत्तर एक स्टागिरा हुआ जगह है, वहीं पे हुआ था, जो मेसिडोनिया के समुद्र तट पर यूनान का एक औपनिवेशिक नगर था। उसके पिता का नाम निकोमाकस था तथा माँ का नाम फेस्टिस था।
अरस्तु की शारीरिक बनावट के बारे में कोई कथाएं मौजूद नहीं है। लोगों का कहना है कि उसके पांव पतले और आंखें छोटी छोटी थी। वह तुतलाहट के साथ बोलता था। उसे अच्छी पोशाक पहनकर रहने का बड़ा शौक था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि उसके बाल्यावस्था में ही उसके माँ और बाप का देहांत हो गया। अरस्तु के प्रारंभिक छात्र जीवन के बारे में विशेष जानकारी का अभाव है, परंतु विशेषज्ञों का कहना है कि 17 वर्ष की अवस्था में अर्थात 367 ईसा पूर्व में उसने अध्ययन करने के लिए प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लिया। जैसा कि आपको हमने प्लेटो की वीडियो में बताया था कि प्लेटो जब भागते भागते जब फिफ्थ स्थान से आता है तो वो एक अकादमी की स्थापना करता है और अकादमी में वो लिखा रहता है उसके द्वार पे कि बिना गणित के ज्ञान का प्रवेश ना करें, अर्थात इस अकादमी में प्रवेश करने के लिए गणित का ज्ञान होना जरूरी है, खास करके ज्यामिति का। तो अरस्तु ने प्लेटो के अकादमी में अध्ययन के लिए प्रवेश ले लिया, इसलिए प्लेटो का प्रभाव अरस्तु पर अधिक है। जैसे प्लेटो पे सुकरात का प्रभाव था, वैसे ही अरस्तु पर प्लेटो का प्रभाव था। 347 ईसा पूर्व में 335 ईसा पूर्व तक अरस्तु की जीवनी में यात्रा काल माना जा सकता है, क्योंकि इस काल में उसने भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु हर्मियास के पास 3 वर्षों तक रहा। देखिए, ये एथेंस वही है जो मैंने बोला ना कि ये एथेंस छोड़ते हुए बोला था कि मैं एथेंस वासियों को दोबारा दर्शन के विरुद्ध अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। तो वहां से भागते हुए हर्मियास पहुंचा था, वहां पर उसने 3 वर्ष तक रहा था। इस काल उसने पैथियास के शादी कर लिया जो हर्मियास की भतीजी थी। फिर आगे वो 342 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के राजा फिलिप्स के बुलावा पर अरस्तु मैसिडोनिया चला गया। उस पर राजा ने अपने 13 वर्षीय पुत्र, आप उस पुत्र का नाम बता सकते हैं? तो वो उस पुत्र का नाम सिकंदर था, की शिक्षा दीक्षा लगभग 5 वर्षों तक चली थी, अर्थात अरस्तु उसको 5 वर्षों तक पढ़ाता रहा। 335 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु के बाद अरस्तु लौटकर एथेंस चला गया। देखिए, अरस्तु ने सिकंदर को एक चीज सिखाया था कि कोई कह दे उसको मत मानो, तुम खुद स्वयं जाकर देखो कि क्या वे चीज है, वो नियम या सिद्धांत के योग्य है। अरस्तु अपने शिष्यों को यही सिखाता था कि अगर कोई कहता है कि कौवा कान लेके भाग गया तो आप ये मत देखो कि कौवा कहाँ भागा, पहले आप अपना कान देखिए कि आपका कान है कि नहीं। उसी प्रकार अगर कोई कुछ कहता है कि नहीं यहाँ पे ऐसे वैसे, तो वो आप मत मानो, आप खुद जाके देखो कि क्या वो सिद्धांत योग्य है या नहीं है। तो ऐसे ही उसने सिकंदर को भी सिखाया था और उसने विश्व विजय पर उसकी यात्रा के लिए उसने उकसाया था। एथेंस में लौटकर अरस्तु ने एक विद्यापीठ की स्थापना की जिसे लिसियम कहा जाता है। इस शिक्षालय में राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विषयों की शिक्षा दी जाती थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अरस्तु ने अपने शिक्षालय में ही अपने प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। अंत में अरस्तु ने उसने एथेंस छोड़कर यूगोविया टापू के खालिक्स नामक नगर में शरण ली, जहाँ एक ही वर्ष के बाद 322 ईसा पूर्व में इस महान दार्शनिक अरस्तु का देहांत हो जाता है। तो देखिए, जितने भी दार्शनिक हुए उनका जीवन कोई सरल नहीं था। हर एक दार्शनिक, हर एक महान व्यक्ति भटकता रहा, जिससे प्लेटो भटकता रहा, यहाँ भागा वहां भागा, फिर जाके था, उसी तरह अरस्तु कहाँ कहाँ नहीं भटका था। तो ये थी अरस्तु की जीवन की लीला। आइए अब हम इसके रचनाओं को जान लेते हैं। जिस अरस्तु की अनेक रचनाएं थी, जिसमें साहित्य, दर्शन, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, इन सब विषयों से वो संबंध रखता था। किंतु अरस्तु की सारी पुस्तकों में सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी पॉलिटिक्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, क्योंकि यह सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के संबंध के विशद विवेचन करती है। प्रोफेसर बावल का कहना है कि राजनीति विज्ञान की सभी पुस्तकों में पॉलिटिक्स अधिक गंभीर और प्रभावशाली है, सभी से इसका अध्ययन अत्यधिक अनिवार्य है। परंतु इस पुस्तक की कुछ त्रुटियां भी हैं। इसमें समरसता और एक सूत्रता का अभाव है, अनेक विषय विवेचित ही छोड़ दिए गए हैं।
आइए अब हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचार को समझ लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि अरस्तु ने कैसे राज्य की कल्पना की थी। जैसे देखिए, प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की रचना की थी कि राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य वैसा होना चाहिए, राज्य वैसा होना चाहिए। यहाँ तक कि इन्होंने राज्य की जनसंख्या को भी निर्धारित कर दिया था। ठीक है, उसी प्रकार अरस्तु के भी कुछ राज्य संबंधी विचार हैं। हम जान लेते हैं कि अरस्तु के किस तरह के राज्य की कल्पना की थी। तो राज्य की उत्पत्ति और विकास के संबंध में विचार करते हुए अरस्तु ने मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति और परिवार एवं गांव के रूप शनः शनः उसके विस्तार की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। मनुष्य अरस्तु के अनुसार जो होते हैं वो अपनी प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। अर्थात अरस्तु कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य की प्रकृति ने ही सर्वोत्तम राजनीतिक संस्था राज्य का रूप निर्मित किया। मनुष्य में यौन संतुष्टि की प्रवृत्ति पाई जाती है। वह आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होता है। साथ ही वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग की खोज करता है। मनुष्य की इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों ने अरस्तु के अनुसार, जो कि अरस्तु कहता है कि मनुष्य की इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों ने पुरुषों को स्त्री के साथ तथा दास को स्वामी के साथ संयुक्त होने को उत्प्रेरित किया है। इस प्रकार पुरुष, स्त्री, दास, स्वामी, पिता, पुत्र तथा माँ, बच्चे एक एक समूह से जुड़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य की छोटी इकाई के रूप में परिवार की उत्पत्ति हुई। अर्थात अरस्तु राज्य की छोटी इकाई परिवार को मानते हैं। ठीक है, अरस्तु यह मानता है कि समय बीतने के साथ अनेक पद्धतियों ने न्याय, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सव जैसे कुछ अधिक व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उच्चतर और बृहत्तर संगठनों को जन्म दिया है, जो ग्राम कहे जाते हैं। अंत में अरस्तु ने मानव विकास के सर्वोत्कृष्ट संगठन राज्य की उत्पत्ति का विवरण दिया है। उसका कहना है कि न्याय व सैनिक संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था एवं विद्या व कलाओं के विकास के लिए गांव ने आपस में मिलकर एक आत्मनिर्भर तथा सर्वोच्च संगठन को जन्म दिया, जिसको हम राज्य कहते हैं। अरस्तु कहता है कि राज्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर परिवारों और गांवों का समूह है, जिसका तात्पर्य एक सुखी और सम्मानपूर्ण जीवन से है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक विकास के 3 स्तरों में शनः शनः हुई। सबसे पहले परिवार की उत्पत्ति हुई, कई परिवार मिलकर ग्राम के रूप में संगठित हुए और अंत में कई गांवों के मिलने से राज्य का आविर्भाव हुआ, अर्थात राज्य का निर्माण होता है। राज्य की चर्चा करने के बाद अरस्तु ने उस समय जो दासों का प्रचलन था, तो अरस्तु ने उनके बारे में भी सोचा और उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि दास क्या है और कैसे होते हैं। तो दास के संबंधी विचारों को हम एक अलग से वीडियो में इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे उसकी थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अरस्तु ने दास का अर्थ बताते हुए पारिवारिक संपत्ति को 2 भागों में बांटा है, एक सजीव और एक निर्जीव। निर्जीव संपत्ति से अरस्तु का तात्पर्य घर, खेत तथा अन्य अचल संपत्ति से है और सजीव संपत्ति में उसने दासों तथा हाथी, घोड़े जैसे पशुओं को सम्मिलित किया है। इस प्रकार अरस्तु ने दासों को परिवार के जीवन तथा कार्यकलापों के लिए एक उपकरण या साधन के रूप में स्वीकार किया। अर्थात अरस्तु ये बोलता है कि दास भी क्या है, एक साधन है। ठीक है, अरस्तु ने दासों को परिवार के जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन का रूप देखते हैं। दास की परिभाषा अरस्तु ने इस प्रकार से दी है, वो कहते हैं कि वह जो प्रकृति से ही अपना नहीं है बल्कि दूसरे की संपत्ति होता है। संपत्ति को कार्य का एक उपकरण माना जा सकता है जिसे स्वामी से पृथक किया जा सके। तो ये था इसका संक्षिप्त परिचय। अब इसकी हम विस्तार से चर्चा एक अलग से वीडियो में कर लेंगे अगर आप चाहें तो। अर्थात अगर आप कमेंट बॉक्स में करिए कि अगर इससे वीडियो बनाना हो तो आप हमें बताइए, तो हम इस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए देखिए, दासता के साथ साथ अरस्तु ने इसी प्रकार संपत्ति की भी चर्चा की है कि संपत्ति क्या होते हैं और संपत्ति कैसे वो हम प्रकट करते हैं, तो उसके विचार कैसे प्रकट करते हैं। अरस्तु के संबंधी विचार भी पर एक हम दृष्टिकोण डाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका हम यहाँ से विस्तार से चर्चा
नहीं करने वाले हैं, ये भी एक हम संक्षिप्त चर्चा में देख लेंगे। अरस्तु ने संपत्ति विषय अनेक विचार पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में दी थी अपने। ये विचार काफी महत्व रखते हैं क्योंकि इनमें शिष्य ने अपने गुरु प्लेटो के विचारों की कटु आलोचना की है। देखिए, हमने पहले बताया कि प्लेटो के विचारों की अगर किसी ने ज्यादा आलोचना की है तो उसका शिष्य अरस्तु ने ही किया था। ठीक है, अब देखिए अरस्तु ने संपत्ति का अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि परिवार जीवन का एक अनावश्यक अंग माना जाता है। संपत्ति को परिवार का जीवन का एक अनावश्यक अंग माना जाता है। परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, मकान की आवश्यकता होती है। अरस्तु के अनुसार ये सभी संपत्ति के एक ही भाग हैं। उसने स्पष्ट कहा है कि संपत्ति परिवार की परिभाषा का एक अंग है तथा संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंधन का एक अंग होते हैं। मतलब संपत्ति कैसे प्राप्त की जाती है, ये एक गृह कला के रूप में देखा जा सकता है। संपत्ति की परिभाषा देते हुए उसने लिखा है कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक और उपयोगी होते हैं। वही प्लेटो ने कहा था कि उन्हें आवश्यक से ज्यादा संपत्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है, उसने कहा था शासक वर्ग को, सैनिक वर्ग को संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो वही अरस्तु कहता है कि ये एक आवश्यक है, इसलिए संपत्ति होनी चाहिए। आगे अरस्तु कहता है कि देखिए जिनका प्रयोग परिवार या राज्य में किया जाता है, संपत्ति का प्रयोग राज्य और परिवार में किया जाता है। इस प्रकार संपत्ति परिवार के संदर्भ में अथवा राज्य के संदर्भ में आवश्यकता पूर्ति के साधन या उपकरण के रूप में स्वीकार की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार अरस्तु ने अपने विचार प्रकट करते हैं संपत्ति के बारे में। जब हम इसका अलग से एक विस्तार वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अरस्तु के अनुसार संपत्ति की प्रकार क्या होती है, संपत्ति की विशेषता क्या होती है और संपत्ति के उद्देश्य और इसकी सीमाएं और बाकी बहुत सी चीजें इसमें हम उसमें चर्चा करेंगे उस वीडियो में। अरस्तु ने संपत्ति संबंधी विचारों में परिवार और राज्य की चर्चा की है। आइए एक दृष्टि हम अरस्तु के परिवार विचार पर डाल लेते हैं। अरस्तु ने परिवार के निर्माण में मानव प्रकृति को उत्तरदायी बताया है। अरस्तु के अनुसार कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, वह अपने जीवन में दूसरों का संयोग खोजता है। उसमें प्रेम करने का अंतः गुण होता है, साथ ही उसकी अनेक भौतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक आवश्यकताएं भी होती हैं, जिनकी संतुष्टि वह अकेले नहीं कर सकता। परिवार की स्थापना मानव प्रकृति द्वारा हुई है और इसका उद्देश्य है व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करना। स्वयं अरस्तु ने कहा है कि दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पहला समाज प्रकृति द्वारा स्थापित किया गया वही परिवार है। ठीक है, तो ये था उसका परिवार संबंधी कुछ विचारे। आइए अब हम अरस्तु की नागरिकता को समझ लेते हैं। अरस्तु ने कुछ नागरिकता संबंधी विचार प्रस्तुत किया था कि एक राज्य में नागरिकता किसको देनी चाहिए और कौन नागरिक नहीं हो सकता। प्लेटो और अरस्तु ने दोनों नागरिकता के संबंध में अपने विचार दिए हैं, लेकिन यहाँ हम अरस्तु के बारे में की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम अरस्तु के विचारों की जानकारी के लिए चर्चा करेंगे। अरस्तु ने परिभाषा देते हुए अरस्तु ने राज्य के संदर्भ में नागरिक और नागरिकता के संबंध में अपने विचार को प्रकट किया और उसने पॉलिटिक्स भी तीसरी पुस्तक में कहा है कि राज्य की रचना नागरिकों से होती है। लेकिन यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है तथा नागरिकता का तात्पर्य क्या है। अरस्तु ने इस संबंध में सबसे पहले निषेधात्मक ढंग से विचार किया है। उसने सबसे पहले यह बतलाया है कि कौन नागरिक नहीं है। और आइए अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि उसने कौन नागरिक नहीं है, उस पर उन्हें क्या विचार दिया था। एक पहला था कि राज्य में निवास करना मात्र ही नागरिकता का निर्धारक तत्व नहीं है। स्त्री, दास और विदेशी तो राज्य में ही निवास करते हैं, परंतु वे नागरिक नहीं माने जाते। अतः देखिए यहाँ पे उन्होंने स्त्री, दास को नागरिक नहीं मानते हैं। दूसरा कहते हैं कि मताधिकार से वंचित और राज्य से निष्कासित व्यक्ति राज्य के नागरिक नहीं माने जा सकते। तीसरा, बच्चे जो अल्पायु के कारण
नागरिक सूची में नहीं है तथा वृत्त जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त हैं, नागरिक नहीं माने जा सकते। चौथा, वह व्यक्ति जिसके माँ बाप किसी दूसरे देश के निवासी हैं तथा जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है, नागरिक नहीं माना जा सकता। और अगला, राज्य द्वारा केवल सम्मान के लिए नागरिक बनाए गए व्यक्ति भी नागरिक नहीं माने जा सकते, जैसे अंगीकृत नागरिक। फिर वो कहते हैं आगे कि कुछ कानूनी अधिकारों को प्राप्त कर लेने से ही कोई नागरिक नहीं कहलाता, क्योंकि संधि द्वारा विदेशियों को भी दूसरों का अभियोग चलाने के अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने स्पष्ट किया कि निवास स्थान, कानूनी अधिकार, जन्म आदि को बताकर हम नागरिकता को नहीं रख सकते। नागरिकता की परिभाषा कार्य आधार पर ही की जानी चाहिए। जो व्यक्ति न्याय और शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, वे ही राज्य के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने एक नागरिक किसको बताया कि जो शासन में भाग लेंगे, शासन के कार्यों में जितने लोग भाग ले रहे हैं, बस वही नागरिक कहलाएंगे, बाकी कोई नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था अरस्तु के नागरिक संबंधी विचार। अब आप इसके बारे में आप बताइए कि अरस्तु ने स्त्रियों, दासों और बुजुर्गों को नागरिकता से बाहर रख के कौन सा न्याय किया, सही किया या गलत किया। आइए, न्याय की चर्चा उठ गई तो हम अरस्तु के कुछ न्याय संबंधी विचारों को भी अब जान ही लेते हैं। आधुनिक युग में समाज, राज्य, शासन और व्यवस्था के संदर्भ में न्याय की धारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रखती है। प्लेटो और अरस्तु दोनों के राजनीति और सामाजिक विचारों में न्याय की विवेचना मिलती है, लेकिन यहाँ हम अरस्तु के न्याय को समझेंगे। अरस्तु ने अपने दर्शन में न्याय का अर्थ सद्गुण और उसके व्यवहारिक प्रयोग के रूप में ग्रहण किया है। विवेकी होना सद्गुण है, परंतु जब यह सद्गुण विवेकपूर्ण आचरण में परिणत नहीं होता है तो न्याय की उत्पत्ति नहीं होती है, और जब यह आचरण में परिणत होता है तो न्याय की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अरस्तु यह मानते हैं कि नैतिक गुण का व्यक्त होकर आचरण के रूप में परिणत होना ही न्याय है। इस पे प्रोफेसर वारकर कहते हैं कि अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है। इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो हमारे साधुता शब्द में निहित हैं। हम देखते हैं कि जहाँ प्लेटो के अनुसार अपने स्वभाव के अनुरूप कार्य करना न्याय है, वहाँ अरस्तु के अनुसार सद्गुण को व्यवहारिक रूप देना ही न्याय है। दोनों की न्याय विषयक धारणा में भिन्नता की बजाय समरूपता नजर आती है, क्योंकि कर्तव्य पालन और सद्गुण पालन समरूप और अभिन्न है। लेकिन चूंकि अरस्तु का विश्वास कानून की सर्वोच्चता में था, अतः उसने विचार दिया कि न्याय को न्यायसंगत विधि द्वारा प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, चाहे उसे पुरस्कार, दंड, पदों और अधिकारों के वितरण आदि किसी भी रूप में क्यों न देखा जाए। अरस्तु ने न्याय को अन्य सद्गुणों से श्रेष्ठतर स्थान प्रदान किया है, क्योंकि उसने कहा है कि अन्य सभी सद्गुण न्याय का अनुसरण अनिवार्य रूप से करते हैं। न्याय अरस्तु के मत में एक सामाजिक सद्गुण है जिसमें अन्य सारे सद्गुण समा जाते हैं। देखिए, किसी भी न्याय के लिए समानता और स्वतंत्रता भी होना जरूरी है, तो इससे भी अरस्तु अछूता नहीं रहे हैं, क्योंकि वह एक महान और एक दूर दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता और समानता पे भी विचार किया है। आइए एक एक करके इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को देखते हैं, उसके बाद हम समानता, इक्वालिटी को देख लेंगे। आइए लिबर्टी के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु ने स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग स्वतंत्र जन्म के रूप में किया है। उसने राज्य के नागरिकों को स्वतंत्र कहा है तथा राज्य के दासों को उसने स्वतंत्रता विहीन सेवक के रूप में चित्रित किया है। अरस्तु की स्वतंत्रता नागरिकता है, क्योंकि उसके फलस्वरूप व्यक्ति राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं तथा उसके पदों को प्राप्त करने का दावा करते हैं। यदि स्वतंत्रता का आधुनिक अर्थ शासन में भाग लेना और राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों का उपभोग करना मान लिया जाए, तो इसकी संगति अरस्तु के प्राचीन जीवन के विचार में नहीं पाई जाती है। जहां आधुनिक स्वतंत्रता में मनुष्यों के बीच भेदभाव और पक्षपात का प्रश्रय नहीं दिया जाता, वहां अरस्तु ने दासों और स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच भेद किया है।
अरस्तु ने स्वतंत्रता का प्रयोग राजनीतिक और कानूनी दोनों अर्थों में किया है, परंतु अरस्तु ने यह माना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का रूप भिन्न भिन्न शासन प्रणालियों से भिन्न भिन्न होता है। अब उदाहरण के तौर पे जिससे प्रजातंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त रहती है, अरस्तु ने स्वतंत्रता के संदर्भ में कानूनी स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। राज्य में उसके अनुसार कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों को संवैधानिक अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। ये तो स्वतंत्रता। आइए अब हम इसके इक्वलिटी संबंधी थिंकर को जान लेते हैं। जिस प्रकार अरस्तु ने संवैधानिक प्रतिबंधों के बीच सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ बोध कराया, उसी प्रकार उसने असमानता और विभिन्नताओं के बीच सच्ची समानता की बात कही है। समानता उसके सभी मनुष्यों के हर तरह से बराबर और समान होने की नहीं कहते हैं। अरस्तु का मानना है कि समानता का सिद्धांत सभी प्रकार की विभिन्नताओं को समाप्त नहीं करता। राज्य के सभी व्यक्तियों को एक स्तर पर कभी नहीं लाया जा सकता, क्योंकि राज्य के व्यक्ति योग्यता, गुण और क्षमता में असमान होते हैं। अरस्तु ने अनुपातिक समानता का समर्थन किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अरस्तु ने जो अर्थ न्याय प्रसंग में वितरण न्याय है, वही अर्थ उसने समानता के प्रसंग में भी लिया है। जब राज्य और समाज में व्यक्तियों को उनकी योग्यता, गुण, क्षमता और के आधार पर पद, सम्मान और सुविधाएं मिलती हैं, तब उस राज्य और समाज में सच्ची समानता की अनुभूति की जाती है, जैसा कि अरस्तु ने ये माना था। ठीक है, आइए अब इसके हम कुछ शिक्षा संबंधी पे विचार कर लेते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा संबंधी अपना क्या विचार किया था। लेकिन यहाँ पे हम इसका केवल एक छोटी सी झलक देखेंगे। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है, प्रभावशाली और विचारणीय समझा जा सकता है। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 7वीं और 8वीं पुस्तकों में अपने शिक्षा सिद्धांत की विवेचना की है। चूंकि अंतिम भागों में ही अरस्तु ने प्रासंगिक विचार व्यक्त किया था, उसकी शिक्षा की रूपरेखा के पूर्ण होने के पूर्व ही पॉलिटिक्स समाप्त हो जाती है। विद्वानों का अनुमान है कि अरस्तु ने लुप्त अंश में ही अपनी शिक्षा की रूपरेखा पूरी की होगी, परंतु उसके जो भी विचार उपलब्ध हैं, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उसने शिक्षा की जो योजना बनाई थी कि अरस्तु की शिक्षा योजना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सोपान जो था वो जन्म से 7 वर्ष की उम्र तथा तीसरा में वो 14 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र तक निर्धारित किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु की शिक्षा की जो रूपरेखा है वो 3 सप्तवर्षीय योजनाओं में विभक्त है, अर्थात वो 7-7 वर्ष में वो रखता है। जन्म से 7 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 14 से 21 वर्ष, और ये प्रत्येक सोपान 7 वर्ष की कालावधि व्यक्त करती है। आइए चलते चलते हम अरस्तु के संविधान और शासन पे एक नजर डाल लेते हैं। अरस्तु ने राज्य, संविधान और शासन को एक दूसरे से अभिन्न माना है। अरस्तु ने कहा है कि जब राज्य के संविधान में परिवर्तन होता है तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है, तथा संविधान का अर्थ कुछ दूसरा नहीं बल्कि राज्य की सरकार या शासन होता है। अरस्तु ने संविधान का जो वर्गीकरण किया उसमें शासन के भिन्न भिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है। इस विचार का पोषण अरस्तु ने किया है कि राज्य की धारणा संविधान की धारणा से उत्पन्न होती है तथा नवीन संविधान का अर्थबोध करता है। देखिए, अरस्तु का जीवन कोई छोटा जीवन नहीं था। इससे संबंधित अनेक विचार अरस्तु ने दिया है, क्योंकि हमने पहले चर्चा किया था और आपने देखा था कि अरस्तु कैसे और कितने विद्वान है और ये कितने विज्ञानों का पिता भी कहा जाता है। इस प्रकार जब हम अरस्तु का पॉलिटिक्स वाली वीडियो बनाएंगे, जब हम उसको पॉलिटिक्स की दृष्टि से देखेंगे, अर्थात राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जब उसका वीडियो हम बनाएंगे, तो उसमें हम इसको आगे बढ़ाते हुए उसके शासन प्रणालियों पे भी विचार करेंगे और देखेंगे कि अरस्तु का शासन प्रणाली कैसा था, अरस्तु का राज्य आदर्श राज्य कैसा है और किस प्रकार प्लेटो से अलग है। और अरस्तु ने क्रांति पे भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, हम उसको भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम अरस्तु और प्लेटो की तुलना भी कर लेंगे।
ठीक है, तो आज तक इस वीडियो में अभी यहीं तक। इसके आगे का जो मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा उसमें हम एक एक करके सारी दृष्टिकोणों से इसका हम लोग जो कि अवलोकन कर लेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स वाले वीडियो में। धन्यवाद।